हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो कंप्यूटर नेटवर्क में यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये मेन आज के लेक्चर के टारगेट्स हैं, जिसमें हम डेटा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर उसके बाद डेटा फ्लो क्या होता है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कनेक्शंस जो डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में हम बनाते हैं, और फिजिकल टोपोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे, और साथ साथ जो एकेटीयू में इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी इस लेक्चर के अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये यूनिट 1 का सिलेबस है। इसमें बेसिकली जैसे कि हर एक सब्जेक्ट में जो पहली यूनिट होती है, उसमें उसके इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट होते हैं, है ना। और सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि आप बहुत सारे डिवाइसेस को अगर किसी कम्युनिकेशन लिंक से, इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन लिंक से या शेयर्ड लिंक्स के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दें, और वो डिवाइसेस आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर पाए, तो जो वो एज अ होल पूरा नेटवर्क बनता है, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से नेटवर्क को हम डिजाइन करते हैं, कितनी तरह से नेटवर्क फिजिकली लेआउट होता है, कैसे उसमें एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे किस तरह से डिफरेंट नेटवर्क के ऑपरेशंस काम करते हैं। जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो किस वायर्ड मीडियम के थ्रू होता है, वायरलेस मीडियम के थ्रू होता है, कौन कौन से रूल्स, स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जो कि दो डिवाइस, चाहे वो फेस टू फेस मतलब एक ही रूम के अंदर एडजेसेंट कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्टेड हैं, या फिर रिमोटली दो डिवाइस अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर हैं, वो आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो उन्हें किन रूल्स का, प्रोटोकॉल्स का, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, और किस तरह वो प्रोसेस पूरे कंप्लीट होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल नॉलेज वाला सब्जेक्ट है। और आपको ये कहीं किसी इंडस्ट्री में भी आप लोग अगर काम करते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क की एज अ होल बेसिक नॉलेज आपको बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत काम आती है मल्टीपल फील्ड्स में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि खाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक एज एन इंजीनियर, ये बेसिक नॉलेज जो आपकी किसी डिवाइसेस के कनेक्शन को लेके है, या जो इंटरनेट पर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, किस तरह, जैसे सिक्योरिटी में अगर आप अपना फ्यूचर बनाएंगे, या आप बैंकिंग में आगे कहीं प्रोसीड करेंगे, या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, क्लाउड पे आप कहीं भी काम करेंगे, तो आपको बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क की नॉलेज होना बहुत रिक्वायर्ड है। तो दैट वे दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो यूनिट 1 में सब्जेक्ट के जो इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट हैं, वो हम सारे कवर करेंगे। ये बात मैं पहले सिलेबस इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। उसमें कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह लेआउट होता है, इसकी फिजिकल टोपोलॉजीज कैसी हैं, मेनली एक ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, जिसके ऊपर बेस्ड हम सारी लेयर्स को समझेंगे। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट है, इसके ऊपर पूरा इंटरनेट काम करता है, ये हम यहाँ पढ़ते हैं। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, स्विचिंग टेक्निक्स, ये दीज ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन यूनिट 1। ठीक है बेटा, तो ये एक एक करके ये सारी, ऑल दो हम यूनिट वन पूरी आपकी गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, इस लेक्चर 1 से रिलेटेड ये सारे पीवाईक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप इन्हीं कह सकते हैं, और ये सारे के सारे आपके इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो देखिए आगे चलते हैं। तो बेटा, जो CSIT और उसकी अलाइड ब्रांचेस के लिए गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में ऑलरेडी कॉम्बो पैक लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि आपको तो 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपके 6 सेमेस्टर में चल रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंपाइलर डिजाइन और कंप्यूटर नेटवर्क। इन तीनों के डिटेल्ड लेक्चर्स, इनके सारे वन शॉट, और वो उन लेक्चर्स के अंदर सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, उन सबके सॉल्यूशंस भी आपको लेक्चर बाय लेक्चर सारे के सारे वहां पर कवर्ड हैं। और सिलेबस भी काफी इफिशिएंटली ग्रो कर रहा है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में मैं एक यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, उसका वन शॉट भी आपका एप्लीकेशन में है। यूनिट सेकंड के 4-5 लेक्चर्स ऑलरेडी जा चुके हैं। ऐसे कंपाइलर डिजाइन भी स्टार्ट हो चुका है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी एक यूनिट ऑलरेडी वहां पर खत्म हो चुकी है। और इस टाइम एट प्रेजेंट होली का ऑफर भी है, तो आप लोग अगर कोर्स को लेना चाहते हैं, तो आप टाइमली इसको कोर्स को लेके अपनी जो पढ़ाई है उसको टाइमली बेटा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो लास्ट मिनट का जो फर्स्ट होता है कि बहुत कम टाइम है, आपको बहुत सारा पढ़ना है, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो टाइमली आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, डेटा कम्युनिकेशन क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना है कि डेटा क्या होता है ना। डेटा कम्युनिकेशन दो चीजों से मिलकर बना है, डेटा और कम्युनिकेशन। डेटा किसे कहते हैं? कोई भी चीज, किसी भी चीज का रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट और रॉ डिटेल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज डेटा, है ना।
और दो लोग अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन के बीच में अगर वो कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा आपस में शेयर करना चाहते हैं, तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ डेटा और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग डिवाइसेस, है ना? चाहे 2 डिवाइसेस, चाहे 3 डिवाइसेस, चाहे मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में डेटा या रिसोर्सेज को अगर हम शेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डेटा कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये फेस टू फेस भी हो सकता है, रिमोट कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो बेसिकली हमें क्या चीजें देखनी है कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। एक-एक करके पहले समझेंगे। तो देखिए डेफिनिशन देख लेते हैं। डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने 3 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और वो 3 डिवाइस आपस में डेटा को शेयर करेंगी। ये 2 डिवाइस आपस में कम्युनिकेट भी कर रही हैं, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगी? कोई ना कोई चैनल उनके बीच में होगा जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करती हैं, है ना? तो 2 कंप्यूटर अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके बीच में 2 तरह का ट्रांसमिशन मीडियम हो सकता है। भाई या तो एक वायर हो, कोई केबल हो जिसके थ्रू एक कंप्यूटर का जो डेटा है वो सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरे कंप्यूटर तक चला जाए, तो मतलब वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस मतलब फ्री स्पेस में रेडियो वेव्स के थ्रू डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करता है। तो इन ऑल बात का क्या मतलब हुआ कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है? 2 डिवाइसेस हैं जो कि किसी ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से आपस में कनेक्टेड हैं और वो उस ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करके डेटा को शेयर करेंगे। ठीक बात है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो ये देखो, ये कंपोनेंट्स हैं डेटा कम्युनिकेशन के। सपोज ये एक डिवाइस है जिसे हम सेंडर कह रहे हैं, ये दूसरी डिवाइस है जिसे हम रिसीवर कह रहे हैं। तो मान लो सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज भेजना चाहता है, तो कौन कौन से कंपोनेंट हुए डेटा कम्युनिकेशन के? एक तो वो मशीन हुई जिसे हम सेंडर कह रहे हैं। अब ये मशीन कोई लैपटॉप हो सकती है, कंप्यूटर हो सकती है, मोबाइल हो सकती है, एनी डिवाइस विच इज केपेबल टू सेंड सम डेटा। एंड मीडियम क्या है? दिस इज द कम्युनिकेशन मीडियम और ट्रांसमिशन मीडियम थ्रू विच द डेटा विल ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना? और ये रिसीवर क्या है? रिसीवर इज द डिवाइस विच इज केपेबल टू एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम एनी अदर डिवाइस। इट कैन ऑल्सो बी अ लैपटॉप और अ मोबाइल और अ डेस्कटॉप और एनी कंप्यूटर, है ना? तो दो, एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में अगर कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है किसी ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करके, तो हम अभी तक हम इसे डेटा कम्युनिकेशन कहते थे। अब ये प्रोटोकॉल एक नया टर्म है जो आपकी नजर में अभी पहली बार आया है। इस प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं कहूं कि 2 डिवाइसेस हैं जिन्हें आपस में कुछ डेटा को शेयर करना है, अगर वो दोनों डिवाइस कुछ सेम रूल सेट पर कुछ मतलब एक कुछ सिमिलर, आप ये कह लीजिए कि दोनों डिवाइसेस को एग्री करना पड़ेगा, सेम पेज पर आना पड़ेगा और कुछ पहले से रूल सेट्स हैं जिनको दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन से दैट दीज 2 डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट। तो बिना प्रोटोकॉल, बिना रूल्स, प्रोटोकॉल क्या है? द सेट ऑफ दीज रूल्स दैट बोथ डिवाइसेस हैज टू फॉलो, है ना? दोनों डिवाइसेस को जो सेट रूल सेट फॉलो करना है उसे, या उन रूल सेट को या कुछ स्टैंडर्ड्स को या कुछ नियम जो दोनों को पूरे करने हैं लेयर टू लेयर, उन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो कभी भी डेटा कनेक्शन या डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकती हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकती विदाउट फॉलोइंग सम सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो कितने कंपोनेंट हो गए? सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मैसेज हो गया जो ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिशन मीडियम हो गया और साथ में हो गए कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जिन पर दोनों डिवाइसेस एग्री करेंगी। भाई कम्युनिकेट तभी कर सकते हैं जब एक दूसरे की दोनों भाषा समझे। मान लीजिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, देन ओनली वी पीपल आर एबल टू कम्युनिकेट, है ना? अगर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज में आपसे बात करूं जो लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती, तो क्या वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक जने की बोली हुई बात दूसरे को समझ ही नहीं आएगी। तो इसका मतलब दोनों को पता होना चाहिए कि उन्हें किस तरह से कम्युनिकेट करना है, रूल्स उनके पास पहले से सेट होने चाहिए। और अगर एक दूसरे की भाषा नहीं समझते तो एक ट्रांसलेशन दोनों के एंड पर होना चाहिए जो कि एक कॉमन फॉर्मेट में उस बात को बना दे और फिर आपस में डेटा को शेयर हम कर पाए। ठीक बात है। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको आपको। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको बोली। ये टेक्स्ट में थ्योरी के लिए अगर पूछ लेता है कोई तो आपके लिए लिखा हुआ है। मैसेज क्या है? वो इन्फॉर्मेशन जो कि टेक्स्ट में, नंबर में, पिक्चर में। भाई डेटा कम्युनिकेशन में 2 डिवाइसेस आपस में क्या शेयर कर सकती है? टेक्स्ट मैसेज, है ना? या कोई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या ऑडियो वीडियो, कोई भी चीज वो शेयर कर सकती है। तो डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। ठीक है। सेंडर क्या है? वो डिवाइस जो कि मैसेज को सेंड करती है। रिसीवर वो डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करेगी। दोनों ही एक जैसे हो सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम वो फिजिकल पाथ है जिसके थ्रू सेंडर से रिसीवर की तरफ डेटा को जो है वो ट्रेवल करता है। अब वो पाथ वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है।
फिर प्रोटोकॉल क्या है, वो सेट ऑफ रूल जो कि डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। मतलब डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए दोनों डिवाइसेस को इन सेट ऑफ रूल्स के ऊपर एग्री करना पड़ेगा। अगर एग्री नहीं करेंगी कॉमन रूल्स के ऊपर तो वो डिवाइस जो है वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ये हुई आपकी बेसिक इंट्रोडक्टरी डेटा कम्युनिकेशन। अब कोई भी डेटा कम्युनिकेशन, ऐसा तो नहीं है कि आप दो डिवाइस हैं आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो क्या जरूरी है वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है? जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना होता है कि डेटा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है। तो क्या है ये वो पॉइंट है, इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा? पहला कैरेक्टरिस्टिक है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को कोई मैसेज भेज रही है तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि जिस डिवाइस को मैसेज भेजा जा रहा है उसी डिवाइस को मैसेज मिले। तो मतलब जो इंटेंडेड रेसिपिएंट है उस मैसेज का, दैट ओनली रेसिपिएंट शुड रिसीव द मैसेज। तो वी शैल से दैट दिस डेटा कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, है ना, इन टर्म्स ऑफ डेटा डिलीवरी। तो देखिए, द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। डेटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय द इंटेंडेड डिवाइस और यूजर एंड ओनली बाय दैट डिवाइस और यूजर। जिसके लिए डेटा है सिर्फ उसी को मिले, तभी तो सिक्योरिटी मेजर करोगे आप। जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हो सिक्योर कम्युनिकेशन होना चाहिए। द रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज शुड बी द सेम वन टू whom you are sending the message, है ना, not anybody else। चलिए, सेकंड क्या है? the data communication must be accurate। accurate का मतलब आप कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं और वो मैसेज जो है ड्यूरिंग द ट्रांजिट टाइम ऑल्टर हो जाए। ऑल्टर होने का क्या मतलब है? नेटवर्क के अंदर इस चीज के क्या चांसेस हैं? मान लीजिए आपने कोई भी मैसेज भेजा तो जो वो मैसेज जाता है वो बिट्स की फॉर्म में जाता है ना, हमेशा बाइनरी में कन्वर्ट होके जाता है। तो अगर मान लीजिए 20 बिट का, 26 बिट का, 30 बिट का आपने कोई मैसेज भेजा, कोई डेटा भेजा और उसमें से कोई एक बिट भी ऑल्टर हो गई तो जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा। करप्ट होने का मतलब क्या है कि उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब डेटा जो है उसमें एरर आ गई, एरर्ड हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक्यूरेट मतलब क्या है? सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली। जैसा डेटा गया एग्जैक्टली वैसा ही चला जाए विदाउट एरर, है ना, विदाउट बीइंग एरर्ड और करप्टेड। करप्ट ना हो, ना ही उसमें कोई एरर जनरेट हो जाए। तीसरा क्या है? टाइमलीनेस, मतलब इन टाइम डिलीवर होना चाहिए। जितने टाइम में डेटा रिक्वायर्ड है उतने टाइम में, या जितना उसको आइडियल टाइम लगता है उतने टाइम में डेटा डिलीवर हो जाए। ऐसा ना हो कि जब डेटा की रिक्वायरमेंट है तब डिलीवर होने की बजाय डेटा इतने ज्यादा डिले से डिलीवर हो रहा है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाए या फिर वो इररिलेवेंट हो जाए, है ना। तो टाइमलीनेस का मतलब क्या है? द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा इन अ टाइमली मैनर, टाइमली डिलीवर हो जाए। इन केस ऑफ वीडियो और एन ऑडियो टाइमली डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचिए कि आप एक ऑडियो को डिलीवर कर रहे हैं, है ना, और उसमें कुछ पार्ट पहले पहुंच गया कुछ पार्ट बाद में पहुंचा तो अनइवन क्वालिटी आपको रिसीव होगी। ठीक बात है। तो वो जो रियल टाइम ट्रांसमिशन होता है जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसमें अगर डिले आता है तो जो टोटल कम्युनिकेशन है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स या अनइफेक्टिव कम्युनिकेशन में वो चीज रिजल्ट करती है। तो देखिए, द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा इन अ टाइमली मैनर। इन केस ऑफ वीडियो एंड ऑडियो टाइमली डिलीवरी मींस डिलीवरिंग डेटा इन द सेम ऑर्डर दैट दे आर प्रोड्यूस्ड। मतलब मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, है ना, तो यू बाद में मिले, हाउ पहले मिल जाए, हेलो उसके बाद मिले, तो क्या वो कम्युनिकेशन एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगा? नहीं। जो रिसीवर होगा उसको समझ ही नहीं आएगा एग्जैक्टली मैसेज क्या पहुंचाया जा रहा है। तो इसका मतलब टाइमली मैनर में इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में डेटा जनरेट किया गया उसी ऑर्डर में डेटा जो है वो रिसीवर को रिसीव हो जाना चाहिए। तो ये हुआ आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत देर से नहीं, बहुत सिग्निफिकेंट डिले के साथ नहीं। डिले है भी तो इतना डिले हो जो कि इजीली मतलब झेला जा सके। ठीक बात है। चलिए, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? जिटर। जिटर का मतलब क्या होता है? देखिए, ये तो पता है हमें कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तो होते नहीं प्रैक्टिकल में, है ना। तो वो थोड़ा थोड़ा डिले तो जनरेट करेंगे ही करेंगे। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें हम मल्टीपल टाइप के डिले पढ़ेंगे। बहुत सारी डिवाइसेज हैं बीच में जो उस डेटा को कैप्चर करती हैं, जो आगे फॉरवर्ड करती हैं, तो कुछ टाइम वो डिवाइसेज भी बीच में लेती हैं। क्यू बनाते हैं और कुछ प्रोसेस करने में टाइम लेते हैं, ये चेक करते हैं कि डेटा हमारे लिए तो नहीं है, किसके लिए है, फिर वहां पर फॉरवर्ड करेंगे। तो नेटवर्क के ऊपर अगर डेटा जाता है तो समहाउ मल्टीपल टाइप के डिलेज होते हैं जो उसमें नेचुरली इंक्लूड होते ही होते हैं। अब जिटर क्या है
कि जितने भी जो भी डेटा आपका जा रहा है, जनरली क्या होता है कि जो पूरा मैसेज है, मान लो ये सेंडर है और ये रिसीवर है और ये है आपका ट्रांसमिशन मीडियम जिसके थ्रू सेंडर रिसीवर से कम्युनिकेट करेगा। तो इसे अगर कोई पूरा मैसेज ट्रांसमिट करना है तो ये मैसेज पूरा ट्रांसमिट करने के बजाय क्या करता है, इस मैसेज के छोटे छोटे पैकेट या कुछ सेगमेंट्स को जनरेट कर देता है। इन चीजों को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ये डिफरेंट रेफरेंस मॉडल आपको समझाएंगे कि किस तरह से इनको पैकेट्स को भेजा जाता है। अब मान लो ये पहले पैकेट, यहाँ पहला पैकेट, फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा पैकेट, फिर चौथा पैकेट यहाँ से ट्रांसमिशन मीडियम पर सेंडर ने डाल दिए। अब ये कुछ कुछ डिले लेके भी ट्रांसमिशन मीडियम पे कुछ डिले मिलेगा, कुछ कुछ डिले से यहाँ पहुंचेंगे, पहला पहुंचेगा, फिर दूसरा पहुंचेगा, फिर तीसरा पहुंचेगा, फिर चौथा पहुंचेगा, इस तरह एक एक करके ये पैकेट रिसीवर पर पहुंचेंगे। एक तरीका तो ये है कि जितना टाइम इस पैकेट ने रिसीवर तक पहुंचने में लिया उतना ही टाइम दूसरे ने लिया, उतना ही तीसरे ने लिया, तो जिस ऑर्डर में गए थे उसी ऑर्डर में एक एक करके सारे रिसीव हो जाएंगे, है ना। तो ये ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के टाइम पर क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रांसमिट हो रहा है वैसे वैसे वो कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट डिले है, फिक्स्ड डिले है, उतनी उतनी देर बाद सारा डेटा एक एक करके आता जाएगा। जिटर क्या होता है? जिटर इज द डिले इन पैकेट अराइवल टाइम, वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम। मतलब पहला वाला पैकेट अगर 1 मिली सेकंड के बाद आ रहा है तो 3 मिली सेकंड के बाद दूसरा आ रहा है, फिर 1 मिली सेकंड के बाद तीसरा आ गया, फिर 2 मिली सेकंड के बाद चौथा आ गया। मतलब अलग अलग डिले लेके सारे के सारे पैकेट जो हैं वो रिसीवर तक पहुंच रहे हैं, इसको कहते हैं जिटर, है ना। तो इससे क्या होता है, जो रिसीवर होता है उसके पास जो क्वालिटी आती है डेटा की, स्पेशली इन रियल टाइम ट्रांसमिशन, वो बहुत पुअर आती है ना, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाता है। तो देखो, इट रेफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम। कांस्टेंट टाइम ना लेके पैकेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिले के साथ रिसीवर पे पहुंचते हैं और आउट ऑफ ऑर्डर भी पहुंच जाते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब पहला पैकेट रिसीव हुआ, उसके बाद तीसरा रिसीव हुआ, उसके बाद चौथा रिसीव हुआ, फिर दूसरा रिसीव हुआ, तो मतलब पैकेट्स का जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाता है। तो रिसीवर जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। रिसीवर बेसिकली क्या कर, भाई आपने एक मैसेज को 4 पार्ट बना के रिसीवर को दे दिए, तो रिसीवर पहले उस मैसेज को पैकेट बाय पैकेट रिसीव करेगा और फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा, तभी तो समझेगा क्या मैसेज भेजा गया, है ना। तो उसको अनइवन डिले वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि कांस्टेंट डिले के साथ उसको पैकेट्स मिले और वो उनको इफेक्टिवली रिकंस्ट्रक्ट करके उसे अब्सॉर्ब कर पाए मैसेज को। तो दीज 4 आर बेसिक बेसिक फैक्टर्स जो कि एक डेटा कम्युनिकेशन की इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रूल करते हैं। चलिए, इसके बाद आ जाता है आपका डेटा फ्लो। डेटा फ्लो का क्या मतलब है? डेटा फ्लो ये बताता है कि किस तरह से किसी कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं। देखिए, 3 तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हैं, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। ये 3 मोड में, इसको मोड ऑफ डेटा फ्लो भी कहते हैं, है ना, डेटा ट्रांसमिशन के मोड्स भी बोलते हैं। तो 3 मोड होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड और फुल ड्यूप्लेक्स मोड। बड़ी इजी सी चीज है। सिंप्लेक्स मोड क्या कहता है कि जो कम्युनिकेशन लिंक है 2 डिवाइसेस के बीच में, हम क्या कह रहे हैं, देखिए मान लीजिए कोई मेन फ्रेम सिस्टम है, ये कोई दूसरा वर्क स्टेशन है या कोई मॉनिटर, मान लीजिए आपने मॉनिटर का एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया हुआ है। दोनों डिवाइसेस के बीच में एक लिंक है, डेडिकेटेड लिंक है, और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स का मतलब जो डायरेक्शन ऑफ डेटा है वो सिर्फ एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जा सकता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ डेटा है, यहां से इधर की तरफ डेटा नहीं जा सकता। ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन को सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां डेटा की जो है वो डायरेक्शन सिर्फ यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है, दूसरी डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल क्या है, आपका जो कीबोर्ड है और आपका जो मॉनिटर है, कीबोर्ड से डेटा मॉनिटर पर जा सकता है ना, डिस्प्ले होता है, लेकिन मॉनिटर से डेटा कीबोर्ड पर वापस नहीं जा सकता। तो ये दोनों कौन से, ये एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल है, ये कौन से मोड पर काम कर रहे हैं, ये सिंप्लेक्स मोड पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, इधर की डायरेक्शन में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं जा सकता, एक साथ नहीं जा सकता, एक एक करके जाएगा। ये वैसा हो गया जैसे आपने कोई वन वे स्ट्रीट है, एक कॉमन स्ट्रीट है जिसमें 2 लेन अलग अलग नहीं बनी है आने जाने के लिए, तो क्या हुआ, वही एक लेन है जो दोनों डायरेक्शन के ट्रैफिक को कैरी करती है। अब एक तरफ से अगर कोई ट्रक जा रहा है तो अब मान लीजिए इतना स्पेस नहीं है, तो अगली जगह सामने से जो कार आ रही है उसको रुकना पड़ेगा, पहले ट्रक निकलेगा, जब वो निकल जाएगा तो सामने वाली कार जो है वो फिर निकलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इधर का दोनों डायरेक्शन का कम्युनिकेशन हो तो दोनों तरफ सकता है, लेकिन एक साथ नहीं हो सकता, 1 बाय 1 होगा, पहले इधर का होगा फिर दूसरी डायरेक्शन का कंप्लीट होगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन को कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, जो कि वॉकी टॉकी में, रेडियो बैंड्स में, वहां पर ये सिटी बैंड्स में वहां पर काम आता है। फिर आ जाता है आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कौन सा है, जैसा कि टेलीफोन पे हम बात करते हैं, क्या
कि एक जना दूसरे जने से अगर कोई टेलीफोन पे बात कर रहा है तो दोनों डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है और साइमल्टेनियसली हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक को रुकना पड़ेगा तब दूसरा बोलेगा। भले ही आपको बात समझ में ना आए, लेकिन फोन पर दोनों एक साथ बोल सकते हैं, दोनों तरफ से लोग बात कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन को फुल डुप्लेक्स कहते हैं, जिसमें डेटा की डायरेक्शन जो है वो बाई डायरेक्शनल डेटा है और साइमल्टेनियस डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है। एक दो नंबर में ये चीज पूछी जा सकती है, और पूछी जाने के साथ साथ जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर ये बेसिक चीज है। आप मल्टीपल प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, अलग अलग लॉजिकल स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, तो वहां पर फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, चैनल के ऊपर बेस्ड अलग फॉर्मूलाज होंगे, अलग प्रोटोकॉल्स होंगे जो इन्हें फॉलो करते होंगे, तो वहां पर आप इसको डायरेक्टली देख के समझेंगे कि क्या मतलब है। चलिए, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी जिनके बारे में मैंने बात की थी, तो मुझे नहीं लगता इसको मुझे रीड आउट करने की जरूरत है, ये आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाता है आपका नेटवर्क क्राइटेरिया। नेटवर्क क्राइटेरिया क्या कहता है? ये बताता है कि एक नेटवर्क को, नेटवर्क मतलब एक सेट ऑफ डिवाइसेस को अगर आप आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, वो सेट ऑफ डिवाइसेस आपस में डेटा को, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, तो क्या क्राइटेरिया है उसको मेजर करने का कि जो नेटवर्क है वो इफेक्टिव है या नहीं, वो कैसा काम कर रहा है। क्या क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस। देखो, ये सारी की सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में। परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इनके ऊपर बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, है ना? तो देखो, परफॉर्मेंस क्या है, तो मतलब नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला क्या है? ट्रांजिट टाइम। दूसरा है रिस्पॉन्स टाइम, है ना? ये दो मेन चीजें देखते हैं पहले। ट्रांजिट टाइम का मतलब किसी एक जगह से डेटा निकला और वो डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। पूरा डेटा, पूरा एक मैसेज जिसको आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना चाहते हैं, तो टोटल टाइम उस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना लगा, उसको कहते हैं ट्रांजिट टाइम, या फिर ट्रांसमिशन टाइम भी इसको कह सकते हैं। दूसरा होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई रिक्वेस्ट की, मान लीजिए दो सिस्टम है जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक ने कोई सवाल पूछा, तो इसने जो सवाल पूछा इसने मैसेज की फॉर्म में पूछा, इसने अपना मैसेज डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड कर दिया, वो मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचा कितने टाइम में? ट्रांसमिशन टाइम में या ट्रांजिट टाइम में। अब सामने वाले बंदे ने रिस्पॉन्स बनाया, है ना, कुछ रिस्पॉन्स जनरेट किया, पढ़ा मैसेज को, प्रोसेस किया, फिर उसका रिस्पॉन्स जनरेट किया, और रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद उसने रिस्पॉन्स दिया, वापस भेजा, किसको? सेंडर को वापस। तो टोटल टाइम जो कि मैसेज को मतलब इंक्वायरी या मैसेज को बनने में, ट्रांसमिट होने में, साथ में ट्रांसमिशन वहां प्रोसेस होने में और वापस रिस्पॉन्स के आने तक जो टोटल राउंड ट्रिप टाइम है, इस पूरे राउंड ट्रिप टाइम को कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो नेटवर्क का रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो इफेक्टिव होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ऐसे ही ट्रांजिट टाइम भी कम से कम होना चाहिए। फिर आ जाता है नंबर ऑफ यूजर्स। ये जो है ये कितने लोगों के ऊपर डिपेंड करती है नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है, उसमें कितने यूजर हैं भाई। हो सकता है नेटवर्क के पास रिसोर्सेज कम हो और यूजर ज्यादा हो। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक टेबल हमने आपको दे दी और कि भाई इस टेबल के को आपको 4 जनों को यूज करना है, 5 लोगों को यूज करना है, तो टेबल का साइज है छोटा, आपने लोग उस पर ज्यादा बिठा दिए, तो जो टेबल होगी वो कंजस्टेड हो जाएगी, है ना? वो टेबल है, वो आप साथ में बैठ के कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, फाइल्स को शेयर कर रहे हैं, पेपर शेयर कर रहे हैं, तो वो उस केस में जो नंबर ऑफ यूजर जब बढ़ेंगे तो जो नेटवर्क है उस पर लोड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके ऊपर भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो होती है वो डिपेंड करती है। फिर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, आप कैसा ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर रहे हैं, जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो कितनी फास्ट डेटा को ट्रैवल करा सकता है ना? या जो आपका आप वायर्ड कर रहे हैं, किसी में एरर ज्यादा आती है, किसी में कम आती है। जब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडियम, मल्टीपल टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं, जैसे गाइडेड, अनगाइडेड, ट्विस्टेड पेयर यूज कर रहे हैं, आपको एक्शियल केबल्स यूज कर रहे हैं वायर में, या आप ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं। तो हर एक टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम की अपनी क्वालिटी, अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जो डिपेंड करता है जिसके ऊपर कि कंप्यूटर किस तरह, नेटवर्क किस तरह परफॉर्म करेगा। किसी की मेंटेनेंस ज्यादा होती है, कोई सस्ता होता है ना, किसी में एरर ज्यादा आती है, किसी में स्पीड ज्यादा आती है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। What? Performance of the network depends upon the type of transmission medium also. Then capabilities of hardware and software. Natural सी बात है, जो भी मशीन जिस पर जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होगी उसमें कुछ हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर भी होगा। तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उनके जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होती है जो आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। फिर आ जाता है एक पॉइंट, थ्रूपुट और डिले। ये बिल्कुल अम्ब्रेला टर्म है। डिले क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है। मल्टीपल टाइप के डिले जनरेट होते हैं। डिले का मतलब क्या है कि कोई चीज एक जगह से निकली दूसरी जगह पहुंची, कितने टाइम में पहुंची, दिस इज कॉल्ड एज डिले। कोई भी काम करने में कुछ समय जाता है, एंड दैट समय दैट गोज,
दैट टाइम दैट लैप्सेस इज कॉल्ड एज डिले। प्रोसेसिंग में जो टाइम लगा उसे प्रोसेसिंग डिले कहेंगे, ट्रांसमिशन में जो टाइम लगा उसे ट्रांसमिशन डिले कहेंगे, एक बिट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टाइम लगा उसे प्रोपगेशन डिले कहेंगे, किसी एक कनेक्टिंग डिवाइस के पास मैसेज आपने भेजा, उसने मैसेज को स्टोर करके रखा, उसे क्यूइंग डिले कहेंगे। तो मल्टीपल टाइप के डिलेज जो हैं वो यहाँ पर जनरेट होते हैं, और हमें कोशिश क्या करनी है कि जो डिले है ये मिनिमाइज हो जाने चाहिए, है ना। अब फिर क्या है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितना डेटा आप ट्रांसमिट कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। थ्रूपुट का मतलब क्या है, एक्चुअली देखो दो टर्म होते हैं नेटवर्क के कंसेप्ट में, दो टर्म हम यूज करते हैं, एक करते हैं बैंडविड्थ और एक यूज करते हैं थ्रूपुट। बैंडविड्थ का मतलब क्या है, आप नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। हम अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं, है ना, और किसी बंदे ने हमें पहले कह दिया कि भाई स्पीड जो आएगी वो 2 Gbps स्पीड आएगी। मान लो किसी बंदे ने कह दिया 2 Gbps स्पीड आएगी, लेकिन जब एक्चुअली स्पीड आती है तो वो 1 Gbps भी नहीं आती, है ना, Mbps में आती है। तो उस केस में क्या मतलब हुआ इस बात का, तो बैंडविड्थ जितनी हमने कहा मैक्सिमम कैपेसिटी, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कितनी स्पीड दे सकता है वो, उसे कहते हैं बैंडविड्थ। कि इतनी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, इतनी स्पीड ये दे सकता है। लेकिन थ्रूपुट का मतलब क्या है कि एक्चुअली कितनी स्पीड वो अचीव कर पाता है। ये मल्टीपल चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जो डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, जो इंटरनेट कनेक्शन आपने लिया उसकी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, नेटवर्क में कितना लोड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने बहुत सारी डिवाइस कनेक्ट कर रखी हैं तो नेचुरली ये सारी डिवाइसेस क्योंकि कॉमन इंटरनेट कनेक्शन ले रही हैं तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बैंडविड्थ का मतलब उसकी ओवरऑल कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, जबकि थ्रूपुट क्या है, वो है यूटिलाइज्ड अवेलेबिलिटी, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट बैंडविड्थ इज कॉल्ड एज थ्रूपुट। जैसे ऐसा हो गया कि हमने कोई ब्रिज बनाया, है ना, हार्डवेयर में नॉर्मली अगर कोई सिविल इंजीनियर ने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया और उसने कह दिया कि भाई इस पे 100 कार्स जो हैं इस ब्रिज के ऊपर एक साथ रह सकती हैं, वो क्या है उसकी बैंडविड्थ, मैक्सिमम 100 कार्स ये ब्रिज कैरी कर सकता है एक टाइम पर। लेकिन थ्रूपुट क्या है, कोई जरूरी थोड़ी ना 100 कार उस पर हमेशा चलती हो सकता है ऑन एन एवरेज 50 कार उस पर से निकलती हो, तो वो उसका थ्रूपुट है। प्रैक्टिकली उस पर 50 कार्स जो है वो कैरी कर पाता है, उससे ज्यादा वो कैरी यूजुअली नहीं करता क्योंकि उस रास्ते में इतना ट्रैफिक ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज थ्रूपुट। प्रैक्टिकली जो आप अचीव कर पा रहे हैं नेटवर्क से, हाउ मच डेटा इज गेटिंग ट्रांसमिटेड इन अ सेकंड इज कॉल्ड एज थ्रूपुट। ठीक है, अब दूसरा मेजर आता है रिलायबिलिटी। द नेटवर्क शुड बी रिलायबल ऑल्सो। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि भाई जो नेटवर्क में आपने मल्टीपल लिंक्स बनाए हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक कम्युनिकेशन लिंक से काम चल गया। जितनी डिवाइसेस हैं, अगर आप फिजिकली डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो मल्टीपल कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं, है ना। अब वो जो लिंक है उनको कितनी फ्रीक्वेंसी है, उनके लिंक फेल हो सकते हैं। वायर में कोई प्रॉब्लम आ गई, स्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी डिवाइस में प्रॉब्लम आ गई तो वो लिंक फेल हो जाएगा। अब वो जो लिंक है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी जल्दी जल्दी लिंक फेल हो रहे हैं, अगर लिंक फेल हो रहा है तो कितनी जल्दी वो रिकवर हो रहा है, उसे कितना टाइम लगता है रिकवर होने में, ये सारी चीजें भी नेटवर्क के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं, है ना। कोई कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो गया, कहीं से बहुत तेज तूफान आया, अर्थक्वेक आया, जो वायरिंग है वो खत्म हो गई, तो कितनी जल्दी वो नेटवर्क जो है वो अपनी प्रायर कंडीशन पर रीएस्टैब्लिश हो जाएगा, उसे कहते हैं नेटवर्क की रॉबस्टनेस, है ना। कितनी जल्दी वो अपनी रिज्यूम कर सकता है अपनी वर्किंग को, उससे ऐसे नेटवर्क को कहते हैं रिलायबल नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, टाइम इट टेक्स अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर, या नेटवर्क्स रॉबस्टनेस इन अ कैटास्ट्रॉफ, है ना। ये शॉर्ट में मैंने ये सारी बातें यहाँ पर लिख रखी है। फिर आ जाता है आपका सिक्योरिटी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिक्योरिटी, है ना। जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर होना चाहिए, कोई अनऑथराइज्ड यूजर जो है आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए, डेटा जिसको चाहिए उसी को मिले, डेटा में ब्रीच ना हो, डेटा को कोई अचानक से टैपिंग ना कर ले उसकी, है ना। तो सिक्योर कम्युनिकेशन भी नेटवर्क की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो क्या है, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज एंड इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकवरी फ्रॉम द ब्रीचेस एंड डेटा लॉसेज। आपके पास मान लीजिए कोई डेटा पैकेट है, आपने डेटा भेजा, वो एरर्ड हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा थोड़ी ना कि प्रॉब्लम आ गई तो आ गई, अब क्या होगा, उसको रिकवर कैसे करें, उस मैसेज को सेंडर को कैसे पता चलेगा कि उसने जो डेटा भेजा वो एरर्ड हो गया, उस केस में सेंडर को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा डेटा, तो ये उसे कैसे पता चलेगा, वो कैसे रीट्रांसमिट करे। हो सकता है रीट्रांसमिशन से और भी ज्यादा कंजेशन हो जाए नेटवर्क पे, है ना, जितनी बार वो पैकेट को रीट्रांसमिट करे बार बार वो ट्रैफिक क्रिएट करे। तो अलग अलग सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, अलग अलग पॉलिसीज, रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जिससे कि सेंडर और रिसीवर जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये इफेक्टिव क्राइटेरियाज है नेटवर्क के, जिन्हें हमें मीट आउट करना पड़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बेसिक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ कनेक्शन। मैं थ्योरी में पे बाद में आऊंगी, मैं सीधे पहले आपको फिगर से समझा रही हूँ क्या मतलब है। दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट
और मल्टी पॉइंट। ये देखिए ऊपर वाला जो है ये एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या है, दो स्टेशन हैं, उन दोनों के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है। अगर ये दोनों स्टेशंस कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इस डेडिकेटेड लिंक के थ्रू ही ये कम्युनिकेट करेंगे। मतलब इस लिंक पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों स्टेशंस का डेटा होगा और कोई दूसरी डिवाइस इस लिंक पर अपना डेटा नहीं भेज सकती। इस लिंक की पूरी कैपेसिटी सिर्फ यही दो स्टेशन आपस में शेयर करेंगे। ऐसे कनेक्शन को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं, जहां पर दो डिवाइसेस एक डेडिकेटेड पाथ के, डेडिकेटेड केबल या वायर के थ्रू, या अगर वायरलेस भी है तो लाइन ऑफ साइट में डेडिकेटेड चैनल जो है उनके बीच में अलोकेटेड होता है और वो शेयर्ड नहीं होता किसी दूसरी डिवाइस के साथ। ठीक है, ऐसे कनेक्शन को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। बेनिफिट क्या है इसका? बेनिफिट ये है कि इसके ऊपर सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई यहाँ कोई डेटा अगर जाएगा तो इसे यही रीड कर पाएगा क्योंकि और कोई डिवाइस तो इस पे है ही नहीं, पहली चीज। दूसरा, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ये हो सकता है कि ये जो लिंक है इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा हो, लेकिन जो स्टेशंस हैं ये काफी देर तक उस लिंक को यूज ही ना करें, इनके पास कोई मैसेज ही नहीं है शेयर करने के लिए। तो उस टाइम पर ये जो लिंक की बैंडविड्थ है, जिसकी कैपेसिटी है, वो तो वेस्ट हो गई। भाई इंटरनेट पर इतनी सारी डिवाइसेस हैं जो बैठी हुई हैं जिन्हें कम्युनिकेट करना है, हो सकता है उनको किसी लिंक की रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पर आपने डेडिकेटेड लिंक बना दिया दो डिवाइसेस के बीच में, हो सकता है ये डिवाइसेस की जो कम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ना हो, तो उस केस में इस लिंक की जो बैंडविड्थ है वो कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हो पाती। ये प्रॉब्लम है? लेकिन सिक्योर है, कंजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट है क्योंकि डेडिकेटेड लिंक है, सीधा कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब दूसरी टाइप का जो होता है कनेक्शन, उसे कहते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट का मतलब एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम है। ये देखिए ये कॉमन कम्युनिकेशन लिंक है, इसके ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। अब ये मल्टीपल डिवाइसेस इस लिंक को शेयर करके अपना डेटा जो है वो शेयर करेंगी या डेटा को ट्रांसमिट करेंगी। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर इस लिंक की कैपेसिटी ज्यादा है तो वो लिंक की कैपेसिटी मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में शेयर हो गई, है ना। तो वो जो यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी ना कि आपने डेडिकेटेड लिंक बना दिया, वो चीज यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स बन जाएंगे क्योंकि एक ही लिंक को यूज करके मल्टीपल डिवाइसेस शेयर कर रही हैं डेटा। सिक्योरिटी कंसर्न है, आपको वो पॉलिसी स्टैंडर्ड्स क्या इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे जिससे सिक्योर कम्युनिकेशन हो। दूसरा, यहाँ पर ये एक कॉमन लिंक है, अगर दो डिवाइस आपस में अपना डेटा भेज देती हैं तो वो जो डेटा होगा वो एरर्ड हो जाएगा। मतलब एक लिंक पर एक टाइम में आप ये कोशिश करेंगे कि अगर मल्टीपल डिवाइसेस शेयर कर रही हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे कि मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ उस कम्युनिकेशन लिंक को शेयर कर पाए, है ना। टाइम बाय टाइम करें या अपने अपना लेन बना लें, अपनी अपनी कैपेसिटी में डिवाइड कर लें। कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जो कि जो सबका डेटा है वो ट्रैवल कर पाए और आपस में कोलाइड ना हो, है ना। तो इस तरह से दो कम्युनिकेशन लिंक हैं, दो टाइप के कनेक्शन हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। ये थ्योरी यहाँ पर सारी की सारी लिखी हुई है, आप इस थ्योरी को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक बात है। तो देखो चलो यहाँ मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट देख लो एक बार पहले। प्रोवाइड द डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस, एंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज रिजर्व्ड फॉर द ट्रांसमिशन बिटवीन दोस टू डिवाइसेस। मोस्टली जो P2P कनेक्शंस होते हैं वो एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर या केबल को कनेक्ट कर देते हैं दो एंड से, है ना। लेकिन माइक्रोवेव और सैटेलाइट लिंक्स जो होते हैं वो भी पॉसिबल है। ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बेसिकली यूज करते हैं। एंटेनास जो होते हैं वो लाइन ऑफ साइट, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं, इनके बीच में कोई एब्स्ट्रैक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, तो वो जो सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट होते हैं। ठीक है। फिर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपना टीवी चैनल अपने इंफ्रारेड रिमोट से आप चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने रिमोट से अपने टीवी का चैनल चेंज किया तो बराबर वाले कमरे का चैनल भी चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के एग्जांपल्स होते हैं। मल्टी पॉइंट का मतलब क्या है कि एक कॉमन सिंगल लिंक पर मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस जो है वो शेयर कर सकती हैं। वो जो लिंक को स्पेशली भी शेयर कर सकती हैं और टाइम शेयर भी हो सकता है। स्पेशली का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये पूरा कम्युनिकेशन चैनल है, पूरा कम्युनिकेशन लिंक है, इसको स्पेस में डिवाइड कर दिया तीन डिवाइसेस के बीच में। भाई ए और बी इस वाले स्पेस के अंदर बात करेंगी, इसमें बात करेंगी, सी और डी जो है वो इसके बीच में बात करेंगी और ई और एफ जो है वो इसके बीच में बात करेंगी। ऐसा कर दिया जैसे एक पूरी की पूरी रोड है, उसके तीन लेन बना दिए और इंडिपेंडेंट सेट ऑफ डिवाइसेस अपनी अपनी लेन में बात करके तो सब अपना डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं। तो टोटल स्पेस में हमने इनको शेयर कर दिया, स्पेस में डिवाइड कर दिया कम्युनिकेशन चैनल को। टाइम शेयरिंग का क्या मतलब है कि पूरा लिंक दे दो, थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए सबको दे दो, है ना। पहले जो टोटल टाइम है, पहले कह दिया स्टेशन 1 अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा 5 मिनट तक, अगले 5 मिनट में 2, अगले 5 मिनट में 3 और फिर ऐसे रोलर कोस्टर 1 बाय 1 ये लाइन बाय लाइन राउंड रॉबिन फैशन में अपना डेटा एक एक करके शेयर कर सकते हैं। पूरे ट्रांसमिशन मीडियम की फुल कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? टाइम शेयर्ड कनेक्शन। अलग अलग टाइम के प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनके लिए वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है।
तो ये 2 टाइप के कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का क्या मतलब है? ये क्या बताती है? ये कहती है कि आपका जो नेटवर्क है, जो आपने अपना नेटवर्क सेटअप किया, वो फिजिकली कैसे लेआउट हुआ, किस तरह से डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई, उसको कहते हैं टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, इट रेफर्स टू द वे इन विच अ नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली। किस तरह से डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, कौन सी डिवाइस किससे कनेक्टेड है, क्या सारी आपस में पॉइंट टू पॉइंट लिंक से कनेक्टेड है, या कोई लिंक शेयर हो रहा है ना? फिजिकली आपका नेटवर्क कैसे लेआउट किया गया, क्या डिजाइन है आपके नेटवर्क का, उसको कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बार ये एग्जाम में आया भी है। मैंने ये एकेटीयू के पीवाईक्यूज में भी डाला हुआ है, तो आप ये मानिए कि इसमें से हर बार एक नया क्वेश्चन तो आता ही आता है, या फिर सारा आ जाता है, सारी टोपोलॉजीज पूछ लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखिए क्या है, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है नेटवर्क का, कि नेटवर्क की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होती है। मेजर जो है वो 4 टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, मेश, स्टार, बस और रिंग। ये 4 टाइप की फिजिकल टोपोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मेश टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्या होती है मेश टोपोलॉजी? फिगर को देखो, जितने भी नोड्स या स्टेशंस या कंप्यूटर, देखो स्टेशन लिखा है, इसको हम नोड भी कह सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की टर्म में, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में, या फिर कोई डिवाइस भी कह सकते हैं, एनीथिंग वी कैन कॉल। कोई भी ऐसी यूनिट, कोई भी ऐसी नेटवर्क डिवाइस जो कि नेटवर्क का पार्ट है, उसको हम स्टेशन या नोड कह सकते हैं। चलिए, अब ये स्टेशन है जो आपस में कनेक्टेड है। किस तरह कनेक्टेड है? एक स्टेशन है जो बाकी सारे स्टेशन से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के थ्रू कनेक्टेड है। हर 2 स्टेशंस के बीच में एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ऐसी टोपोलॉजी को मेश टोपोलॉजी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर टोटल n स्टेशंस हैं पूरे नेटवर्क के अंदर, है ना, तो हर एक स्टेशन पर स्टेशन, जितने भी स्टेशन हैं, हर एक स्टेशन कितने लिंक, कितने की लिंक कैरी करेगा? n-1 लिंक। भाई एक स्टेशन है, वो n-1 बचे हुए सारे स्टेशन से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कैरी करेगा, तो इसका मतलब कितने लिंक होंगे? n-1 लिंक। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, टोटल नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, है ना। अब एक स्टेशन के पर स्टेशन, एक स्टेशन के n-1 लिंक्स हैं, तो भाई अगर मैं कहूं कि n स्टेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? n इंटू n-1। इतने नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड होंगे अगर मुझे मैश टोपोलॉजी का यूज करके अपना नेटवर्क को डिजाइन करना है। इतने लिंक्स की मुझे रिक्वायरमेंट बनेगी। ठीक बात है। अब ये लिंक कैसे हैं? ये लिंक कब है? जब हाफ डुप्लेक्स लिंक की बात कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि भाई जब देखो ये स्टेशन, इस स्टेशन की बात करें, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेशन है, तो हर एक स्टेशन को 4 लिंक चाहिए बची हुई 4 डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए। 1 2 3 4 4 लिंक मिल गए इसे। लेकिन भाई ये वाली डिवाइस के पास भी तो यही लिंक है इसके पास जाने का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा केस है? अगर फुल डुप्लेक्स लिंक, अगर हाफ डुप्लेक्स लिंक है, तो हर डिवाइस को इंडिपेंडेंट लिंक चाहिए भाई एक ही डायरेक्शन में। अब यहाँ देखो, इन दोनों स्टेशंस के बीच में एक सिंगल लिंक है। ये क्यों? क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स लिंक है। फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों डायरेक्शन में डेटा इस लिंक के ऊपर ट्रेवल हो सकता है, तो ये कॉमन लिंक दोनों के केस में हमने यूज कर लिया। तो अगर हाफ डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं, सारे कम्युनिकेशन लिंक हाफ डुप्लेक्स हैं, तो दीज मेनी नंबर ऑफ लिंक्स आर रिक्वायर्ड। और अगर फुल डुप्लेक्स है, मतलब एक लिंक दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उस केस में नंबर ऑफ लिंक्स जो होंगे वो आधे रह जाएंगे, क्योंकि एक लिंक जो है वो 2 का काम कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो देखो अब इस चीज को देखो, हर एक कंप्यूटर, इसमें एक कनेक्शन है दूसरे कंप्यूटर्स का, इंडिपेंडेंट कनेक्शन है। नंबर ऑफ डुप्लेक्स मोड कनेक्शंस आर n इंटू n-1/2। अगर हाफ डुप्लेक्स हो, देखो फुल डुप्लेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, नंबर ऑफ फुल डुप्लेक्स, है ना। और अगर हाफ डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स लिंक्स हैं, तो कितने होंगे? n इंटू n-1। याद रखना, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या है कि मेश टोपोलॉजी में कोई भी स्टेशन है, उसके पास कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की जरूरत है। यहां से पता चल रहा है कि अगर एक स्टेशन को नेटवर्क के अंदर n स्टेशंस का, n स्टेशन वाला कोई कम्युनिकेशन सॉरी आपका नेटवर्क है, तो हर डिवाइस के पास n-1 IO पोर्ट्स होने चाहिए बाकी डिवाइसेस कनेक्ट होने के लिए। तो n कंपोनेंट्स या n स्टेशन अगर किसी एक नेटवर्क के अंदर है, तो एक डिवाइस के पास n-1 IO पोर्ट्स होने चाहिए, सो दैट वो n-1 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सके। तो कितने पोर्ट्स की जरूरत है? n-1 IO पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है हर एक डिवाइस को। तो देखो कितनी ज्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, कितने सारे IO पोर्ट्स चाहिए, कितने सारे लिंक चाहिए।
है ना। इसकी वजह से ये जो टोपोलॉजी होती है बल्कि हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि इसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो देखिए, अब इसको फुली कनेक्टेड भी कहते हैं, फुली मेश। यूजुअली जो मेश टर्म है वो फुली मेश टोपोलॉजी के लिए यूज होता है, लेकिन पार्शियली मेश किसे कहते हैं, जिसमें भाई हर एक डिवाइसेस को बीच में सारे कनेक्शन ना देके कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको कनेक्शन मत दो, मतलब नंबर ऑफ लिंक थोड़े से कम कर दो, उसको पार्शियली मेश टोपोलॉजी बोल देते हैं। अब इसका जो मेन, ये तो इसकी मेन अंडरस्टैंडिंग हुई। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखो बेटा, जब आप टोपोलॉजी पढ़ोगे तो हर टाइप की टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब मेश टोपोलॉजी का यहाँ पर पढ़ने से पहले वैसे ही देखते हैं जरा क्या फायदा है। चलो इसी फिगर से देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट तो ये है कि डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है दो स्टेशन के बीच में। उन दो स्टेशन के बीच में जो भी ट्रैफिक होगा वो बस उसी लिंक पे रहेगा, तो यहाँ पर और किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई डिले जनरेट नहीं होगा, कहीं किसी प्रोसेसिंग की इंटरमीडिएट नोड के ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो कम फास्ट जो ट्रांसमिशन होगा वो फास्ट होगा दो स्टेशन के बीच में, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट अच्छी बात कि अगर मान लो ये लिंक फेल हो जाए तो क्या पूरे के पूरे नेटवर्क पे कोई खास फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये दो स्टेशन डायरेक्टली बात ना करके इस लिंक के थ्रू बात कर लेंगे। ये तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह काम करेगा। इसी तरह नेटवर्क को मैनेज किया जाता है। अगर एक लिंक फेल हो रहा है तो उस केस में पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होता। कितनी आराम से नेटवर्क कम्युनिकेट कर पाता है। क्या पूरे नेटवर्क पर इंपैक्ट आता है? या ग्रेसफुली परफॉर्मेंस जो होती है थोड़ा सा डिले ज्यादा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो स्टेशन है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा दूसरों से, या फिर जो नेटवर्क है उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये तो बेनिफिट हो गया इसका, है ना। देखो फिर पढ़ लो एक बार अभी ना। एडवांटेजेस क्या है? कैन हैंडल हाई अमाउंट्स ऑफ ट्रैफिक। कितना भी ट्रैफिक आप डाल दो, क्योंकि दो स्टेशन के बीच में इंडिपेंडेंट चैनल है, इंडिपेंडेंट लिंक है, तो काफी सारा ट्रैफिक उस पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर आ सकता है ना। क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस जो है साइमल्टेनियसली डेटा को ट्रांसमिट कर सकती हैं, सबको अलग अलग रास्ते मिले हुए हैं। चलिए अगला क्या है? ड्यू टू डेडिकेटेड लिंक, ये सिक्योर है, सिक्योरिटी है, कोई दूसरी डिवाइस आके टैप नहीं करेगी। नेचुरली अगर एक डेडिकेटेड लिंक है दो डिवाइसेस के बीच में, जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहेगा, वहां पर डेटा ब्रीच के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। रॉबस्ट है, क्योंकि एक डिवाइस या किसी लिंक के फेल होने पर पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होगा, ट्रांसमिशन में कोई इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं आता। एडिशनल डिवाइस जो है, जो एग्जिस्टिंग, मान लो जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है इस पर अगर मुझे कोई डिवाइस नई ऐड करनी है तो मुझे क्या करना है? बस ये लो, नया नोड लो और इसे सबसे इंडिपेंडेंटली एक एक करके सबसे कनेक्ट कर दो, हो गया ये ऐड। तो कोई नई डिवाइस ऐड करने में भी कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। सिंपली आपको क्या करना है? उस डिवाइस को बाकी की सारी डिवाइसेस से कनेक्ट कर देना है, सीधा सीधा, है ना। तो नई डिवाइस को ऐड करना भी कोई मुश्किल नहीं है। एग्जिस्टिंग डेटा कम्युनिकेशन में कोई इफेक्ट नहीं आता, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। अब इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है भाई? जो भी ट्रांसमिशन है, मान लो इस स्टेशन में प्रॉब्लम है तो इस स्टेशन से जुड़े हुए लिंक में प्रॉब्लम आएगी, है ना। ऐसे ही अगर मान लो इस लिंक में प्रॉब्लम है तो ये दो स्टेशन जो है वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो फॉल्ट को पहचानना कि फॉल्ट कहां पर है, आइडेंटिफाई करना कि फॉल्ट आ गया, और उस फॉल्ट को आइसोलेट करना, मतलब ये देखना कि वो फॉल्ट एक्चुअली कहां पर आया, ये इजी है ना। क्योंकि सबको डेडिकेटेड चैनल्स जो है वो प्रोवाइडेड है, तो जो नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर है उसका काम जो है वो आसान हो जाता है। उसे आराम से पता चल जाएगा कहां पर प्रॉब्लम आई है और कहां मुझे उसे रूल आउट करना है। तो ये चीज यहाँ पर इजी हो जाती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी। एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर दोबारा कह रही हूँ ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? बहुत सारा केबल और आईओ पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है ना। 4 डिवाइस कनेक्ट करनी है तो 4 इंटू 4-1 अपॉन 2, मतलब अगर मैं 4 डिवाइसेस की भी बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक कितने हो जाएंगे? n इंटू n-1 अपॉन 2। इसके हिसाब से अगर फुल डुप्लेक्स लिंक है तो 4 इंटू 3 अपॉन 2, मतलब 6 कम्युनिकेशन लिंक तो इजीली बनेंगे ही बनेंगे, जबकि जो आपका चैनल है वो फुल डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा है। और अगर हाफ डुप्लेक्स है तो देखो 12 कम्युनिकेशन लिंक्स की जरूरत पड़ेगी, 12 लिंक जो है तब जाके वो 4 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको इस बात को समझना है। फिर बिल्ड करना और मेंटेन करना इस टोपोलॉजी को बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो इतने सारे, आप ये मान लीजिए कि आपने एक लैब में अगर मैश टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करके छोटा सा कोई नेटवर्क बनाया, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि इतनी केबलिंग, इतने वायर्स हो जाते हैं कि जो इतना स्पेस भी नहीं होता आपकी वॉल पे, आपके फ्लोर पे इतना स्पेस भी नहीं बचता कि आप उस पर कोई और काम कर पाए। तो काफी हाई अमाउंट ऑफ स्पेस और स्टोरेज ये लेता है। इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन जो है वो डिफिकल्ट है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, बहुत सारे वायर हो जाते हैं तो ये नहीं पता चलता कौन सा वायर किधर से आ रहा है। वो सारी चीजों की बात हो रही है।
वायरिंग कैन बी ग्रेटर देन द अवेलेबल स्पेस इन वॉल्स, सीलिंग्स और फ्लोर्स कैन अकोमोडेट। वही बात जो हमने अभी की थी। तो मतलब अननेसेसरी का कंजेशन क्रिएट हो जाता है। चलिए, फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। क्या होती है स्टार टोपोलॉजी? इस डायग्राम से देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या कहती है? आपको सारी डिवाइसेस को पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक से साथ में कनेक्ट नहीं करना। इसमें क्या है, एक हब होता है, उसके पास जितने पोर्ट्स होते हैं उतनी डिवाइसेस आप उस नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 ये 4 डिवाइसेस हैं। अब ये जो स्टार टोपोलॉजी है ये कहती है कि हब है, हर डिवाइस हब के साथ कनेक्टेड होगी। ये एक सेंट्रल डिवाइस है जो पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करेगी। अगर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती, इन्हें हब के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इनका जो भी एक्सचेंज होगा इंफॉर्मेशन का, डेटा का, वो हब के थ्रू होगा। ये डिवाइस हब को अपना इंफॉर्मेशन भेजेगी और फिर ये जो हब है तब ये उस इंटेंडेड डिवाइस को भेजेगा। यूजुअली ये जो हब होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। मतलब जिस लिंक से, मान लो इस लिंक से डेटा आया तो बाकी बचे हुए सारे लिंक्स को ये डेटा भेज देते हैं। अब इन सारे स्टेशन की अपनी जिम्मेदारी होती है कि किसको डेटा रिसीव करना है, किसको नहीं करना। ये हम लेयर टू लेयर, जब हम प्रॉपर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे ना, तो ये हम हब के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ये देखेंगे कैसे ये स्टेशन डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा ये कंज्यूम करेंगे, कौन सा डेटा, कैसे डिसाइड करेंगे कि इनका डेटा इनके लिए है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड्रेसेस होते हैं जो इस काम को यूज करते हैं। तो वो सब चीजें बाद की हैं। आपको टोपोलॉजी में अभी सिर्फ इतना समझना है कि एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसको हम हब कहते हैं, और हर डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू इस हब से कनेक्टेड रहती है। जिस भी डिवाइस को कनेक्ट करना है वो हब के थ्रू कनेक्ट करती है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकती। बेनिफिट बताओ मैश टोपोलॉजी के कंपैरिजन में इसका क्या बेनिफिट है? भाई देखो, केबलिंग कम हो गई। अगर 4 स्टेशन की हम मैश टोपोलॉजी बनाते, हाफ डुप्लेक्स लिंक, तो 12 लिंक की जरूरत पड़ती। यहाँ पर 12 लिंक की जरूरत नहीं है, यहाँ तो 4 लिंक से हमारा काम चल रहा है। पहली चीज है ना, जो अमाउंट ऑफ केबल था, नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स थे, वो कम हो गए। हर डिवाइस को कितने आईओ पोर्ट चाहिए? एक एक आईओ पोर्ट चाहिए। हब के पास जितने पोर्ट है उतनी डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो। एक बात है ना, ये तो इसके बेनिफिट हो गए। फॉल्ट आइसोलेशन बहुत इजी है, आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है। इस लिंक में प्रॉब्लम आई, ये डिवाइस कनेक्ट नहीं कर पाएगी। जो नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर है उसे पता चल जाएगा कि यहाँ कहीं प्रॉब्लम है, या तो स्टेशन में प्रॉब्लम है, इस पोर्ट में प्रॉब्लम है, या फिर इस लिंक में प्रॉब्लम है ना। तो फॉल्ट को आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना अभी भी बहुत ईजी है ना, पहले से भी ज्यादा ईजी है। तो देखो, ये कुछ मेन सी इसकी बातें हैं। तो ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड कॉल्ड अ हब। अच्छा, एक एग्जाम्पल देख लो। ये जो मैश टोपोलॉजी है इसका जो एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता मैंने यहाँ लिखा है या नहीं, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। जो टेलीफोन के रीजनल ऑफिसेज होते हैं, लैंडलाइन फोन होते थे ना, टेलीफोन रीजनल ऑफिसेज आर कनेक्टेड यूजिंग मैश टोपोलॉजी। इस तरह से आप इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आप साथ साथ लेके चल सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज होती हैं। ठीक है, अब स्टार टोपोलॉजी पढ़ लो। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड कॉल्ड अ हब। The hub manages the data flow between the devices. If one device wants to send the data to another device, it has to first send the information to the hub, and then the hub transmit that data to the required device. ठीक है, the hub और the switch कुछ भी कह देते हैं। स्विच बेसिकली क्या होता है? स्विच एक जनरल टर्म है यहाँ पर, है ना। हब को, राउटर को, ब्रिज को हम यूजुअली लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 स्विच कहते हैं। बाद में देखेंगे क्यों कहते हैं। तो बेसिकली हब है ना। और होता क्या, लेयर 1 स्विच होता है, ये ध्यान रखना है बस। It manages and controls all the functions of the network. A star topology can be implemented in LAN. Local area network है, छोटा सा नेटवर्क एक ऑफिस में, बिल्डिंग में बनाना है आपको, तो आप स्टार टोपोलॉजी के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है देखो इसके? इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फिगर है। क्यों? क्योंकि किसी एक डिवाइस को सिर्फ एक लिंक चाहिए और वो हब से कनेक्ट हो जाती है ना। इजीली आप किसी डिवाइस को लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, रिकॉन्फिगर कर सकते हैं। दैट इज इजी, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फिगर, क्योंकि हर एक डिवाइस को सिर्फ एक लिंक और एक आईओ पोर्ट की रिक्वायरमेंट है कनेक्ट होने के लिए, है ना। चाहे टू एनी नंबर ऑफ अदर, कितनी भी डिवाइसेस से कनेक्ट होना है, उसे क्या खाली क्या करना है, मान लो 10 डिवाइसेस से कनेक्ट होना है, उसे सिर्फ हब से कनेक्ट करना है। हब अपने आप उसे बाकी डिवाइसेस से कनेक्ट करा देगा। बहुत कम, एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी काफी कम केबलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इजी टू ऐड और रिमूव अ कंप्यूटर टू द नेटवर्क। रॉबस्ट है क्योंकि एक कंप्यूटर अगर फेल हो गया तो बाकी का जो नेटवर्क है वो पूरा का पूरा फेल नहीं होता। इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन भी होता है इसमें। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? देखो, कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन जो है वो मैश टोपोलॉजी से कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी देखो, अगर मान लो 10 डिवाइस हैं तो 10 लिंक की तो जरूरत आपको
बढ़ ही रही है ना। और सेंट्रल डिवाइस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, सेंट्रल डिवाइस डिटरमाइन कर रही है कि जो डेटा है वो आपका कहाँ ट्रांसमिट करना है। तो मतलब सारी डिवाइसेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेंट्रल डिवाइस के ऊपर। अगर वो डिवाइस ही फेल हो गई तो वो बॉटलनेक है, मतलब अगर वो फेल हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है आपका वो फेल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ नोड्स द नेटवर्क कैन हैंडल। अगर सेंट्रल कंप्यूटर फेल हो गया, ये सेंट्रल हब फेल हो गया, तो उस केस में पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सारी डिवाइसेस जो है वो नेटवर्क से हट जाएंगी। ठीक है, ये होता है आपका स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब थर्ड टाइप की आती है आपकी बस टोपोलॉजी। देखो, ये जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है ये भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के लिए है। हमने देखा कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है ना। ऐसे ही जो हमने देखा आपकी जो ये क्या थी, मेश टोपोलॉजी, ये भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए है ना, क्योंकि सब में डेडिकेटेड पॉइंट, डेडिकेटेड चैनल है जिसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अब देखो, ये जो तीसरी टाइप की टोपोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ये कम कॉस्टली होती है और ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं और इनको रिलेट भी करते हुए चलना है। हो सकता है कि कहीं कोई चीज डायरेक्टली ना बताई जाए, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है। मल्टी पॉइंट देखो, एक कॉमन लाइन है, उसी को मल्टीपल स्टेशन शेयर कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं भाई, हम अलग अलग कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड क्यों करें। हम तो क्या कह रहे हैं कि एक केबल बना बिछा देते हैं, बड़ा मेन केबल है ना, बैकबोन की तरह बैकबोन केबल लगा देते हैं मोटा वाला, और उसकी ऐसा ले लेते हैं जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, जो ज्यादा डेटा को हैंडल कर सके। अलग अलग केबल लगाने की बजाय हम क्या करेंगे, रूम के अंदर अगर हमें लैन बनानी है, मान लो लैन मतलब एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करना है, तो हमने एक केबल को लेआउट कर दिया। और अब क्या होगा, अब हम और दोनों एंड पर, ये जो केबल है उसके दोनों एंड पर हमने कनेक्टर्स लगा के छोड़ दिए, टर्मिनेटर्स लगा दिए। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्नल है इस केबल पर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, इसको क्लोज कर दिया यहाँ से दोनों एंड पर, है ना। अब जितने भी स्टेशंस हैं वो इस मेन केबल से ड्रॉप लाइंस के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। ड्रॉप लाइन क्या है, वो वायर हैं जो कि मेन केबल से इस स्टेशन को शेयर को अटैच कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, पहले से जब आप बेसिकली क्या करते हैं, जब बस टोपोलॉजी को इंस्टॉल किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो पहले से ही ये पूरे हिसाब के साथ वो जो केबल है उसको इस तरह से लेआउट करते हैं कि उस रूम के अंदर मल्टीपल प्लेसेस पे अलग अलग कंप्यूटर्स अगर आपको फिजिकली कनेक्ट करने हैं तो कम से कम ड्रॉप वायर्स की आपको जरूरत पड़े और आराम से आपका नेटवर्क मैनेज हो जाए, है ना। तो पहले से ही इस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, ऑप्टिमल पाथ पे, ऑप्टिमल डिस्टेंस पे ये जो केबल है इसको इस तरह से बिछा देते हैं ताकि पूरे रूम में डिफरेंट प्लेसेस पर कंप्यूटर्स इजीली इससे अटैच किए जाए। अब हर स्टेशन को इस मेन केबल से कनेक्ट होने के लिए ड्रॉप लाइंस की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो टैप्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कनेक्टर होते हैं जो कि इस मेन केबल को, जैसे वो कहते हैं ना, छील के इसके ऊपर की शीट हटा के जो अंदर का कॉपर कंडक्टर है उससे कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है ड्रॉप लाइन का, जिससे कि ये जो स्टेशन है ये इस कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कम्युनिकेट कर पाए। तो टैप्स और ड्रॉप लाइंस के थ्रू डिफरेंट स्टेशन जो है इस मेन केबल को, एक मेन कॉमन कम्युनिकेशन केबल को, कॉमन लिंक को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ऐसी टोपोलॉजी को कहते हैं बस टोपोलॉजी। तो देखने में पता चल रहा है मल्टी पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है इसमें, देखो बेटा, बस टोपोलॉजी में नेचुरली ये जो केबल की लेंथ है ना ये काफी होगी, क्योंकि मल्टीपल स्टेशन इसको शेयर कर रहे हैं, पूरे रूम में आपने कॉमन केबल बिछाया है। अब इसमें क्या है कि जब सिग्नल ट्रैवल करेगा, जब भी हम किसी वायर्ड मीडियम की बात करते हैं तो वायर के थ्रू जब सिग्नल को ट्रैवल करवाते हैं तो कुछ सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये हमें पता है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद अगर यूज होते होते वो वायर जो होता है वो वार्म होने लगता है ना। तो क्या होगा, सिग्नल की जो एनर्जी जब डिटीरिएट हो गई, कम हो गई, रिड्यूस हो गई, तो धीरे धीरे सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो रिड्यूस होने लगता है, पावर जो होती है सिग्नल की वो कम होने लगती है ना। और साथ में ये जो टैप्स लगे होते हैं, ये भी सिग्नल, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन सिग्नल का यहाँ पर भी होता है, तो इससे भी सिग्नल की पावर कम होती है। तो फिर होता क्या है कि जब हम बस टोपोलॉजी यूज करते हैं ना, तो ये जो टैब्स हैं, इन टैब्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसके ऊपर लिमिट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि केबल आप लंबा, बहुत लंबा केबल आपने बना दिया, इसकी लेंथ के ऊपर एक लिमिटेशन है, कितने नंबर ऑफ टैब्स आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सिग्नल की क्वालिटी आप नहीं चाहते कि वो खराब हो। ठीक है, हालांकि ऐसी डिवाइसेस होती है, रिपीटर एक डिवाइस है जो कि सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करती है, लेकिन आप कितने नंबर ऑफ रिपीटर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले एक बार इसको रीड आउट करते हैं फिर आगे चलेंगे। तो देखिए, ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल और बैकबोन।
नोड्स आर कनेक्टेड टू द बस केबल बाय ड्रॉप लाइंस एंड टैप्स। बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने लिख रखा है ताकि आपको अलग से कुछ बहुत ज्यादा देखने की जरूरत ना पड़े। As a signal travels along the backbone, it becomes weaker as it travels farther as some of its energy is transformed into heat energy, है ना? So there is a limit on the number of taps a bus can support and on the distance between those taps. Terminate both ends of the bus with terminators to prevent the signal reflection. मेन जो points थे वो यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब देखो इसकी advantages क्या हैं? सीधे सीधे एडवांटेजेस क्या नजर आते हैं? एक कॉमन केबल पर आपने मल्टीपल डिवाइसेस लगा दी, है ना? तो अमाउंट ऑफ केबलिंग जो है वो बहुत आसान है। इंस्टॉलेशन जो है इजी है कंपैरेटिवली। आपने केबल को पूरा ऑप्टिमल लगा दिया, किसी स्टेशन को अगर आपको अटैच करना है तो आप इजीली स्टेशन को ड्रॉप लाइन के थ्रू उस केबल पे अटैच कर दो। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि देखो कॉमन कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर सारे स्टेशन एक साथ उसको यूज कर सकते हैं, तो सबका डेटा जो है वो कोलाइड होने के चांसेस हैं। तो आपको मल्टीपल डिवाइस एक साथ एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम को अगर यूज कर रही हैं तो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स या रूल्स या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे कि इनका डेटा आपस में कोलाइड ना हो, और ये किस तरह से कम्युनिकेशन चैनल को यूज करें कि ये इंडिपेंडेंटली इसे यूज कर पाए बिना किसी एरर को जनरेट करे हुए, है ना? तो देखो चलो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? अगर आपका छोटा सा नेटवर्क है तो आप बस टोपोलॉजी में उसे इजीली लेआउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है तो वहां पर इतनी सारी डिवाइसेस कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर आप कैसे लगाओगे, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इजीली इंस्टॉल हो सकता है, आपको एक ऑप्टिमल पाथ चूज करना है शुरू में ही और बस उसके ऊपर आप बस को जो बैकबोन केबल है उसको लेआउट कर दीजिए, फिर स्टेशंस को आप उसमें ड्रॉप लाइन के थ्रू कनेक्ट कर लो। इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ देन अ स्टार टोपोलॉजी। कम कम चाहिए केबल क्योंकि एक ही केबल से सारा काम कर रहे हो आप। रिडंडेंसी जो थी वो एलिमिनेट हो गई, मतलब दो डिवाइसेस के बीच में आप मल्टीपल मतलब इतने सारे लिंक की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, डिवाइस एक कॉमन लिंक का यूज करके भी कम्युनिकेट कर सकती है, तो रिडंडेंट लिंक जो थे वो हट गए। अब लेकिन फॉल्ट आइसोलेशन की प्रॉब्लम जो थी ना, आइडेंटिफिकेशन की, उसमें प्रॉब्लम आ गई। क्यों? अब मान लो इधर देखो, अगर मान लो इस स्टेशन में कोई प्रॉब्लम है तो जो डेटा अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई तो वो जो प्रॉब्लम वाला सिग्नल होता है वो दोनों डायरेक्शन में जाता है। ऐसा नहीं है कि इधर प्रॉब्लम आई तो बस इधर ही प्रॉब्लम रहेगी, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चैनल जो है पूरा के पूरे केबल में वो चीज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, टोटल कम्युनिकेशन जो है आपका हॉल्ट होता है, सब पे इफेक्ट आता है इसका। ठीक है, देखो फिर डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द होल नेटवर्क गोज डाउन, है ना? कहाँ प्रॉब्लम आई ये नहीं पता चलता, क्योंकि एक स्टेशन में की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूरे के पूरे केबल पे वो रिफ्लेक्ट होती है, सिग्नल दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। इट कैन बी हार्ड टू ट्रबल शूट इंडिविजुअल डिवाइस इश्यूज, है ना? पता करना मुश्किल है। बस टोपोलॉजी इज नॉट ग्रेट फॉर लार्जर नेटवर्क्स। टर्मिनेटर्स रिक्वायर्ड हैं दोनों एंड पर, नेचुरली एक एडिड हार्डवेयर है। एडिशनल डिवाइस जो है वो नेटवर्क को स्लो डाउन कर सकती है, क्योंकि आप जब पहली बार बस टोपोलॉजी बनाते हैं तो उसे आप ऑप्टिमम क्रिएट कर लेते हैं। अब इफ द मेन केबल इज डैमेज द नेटवर्क फेल्स। भाई जो मेन केबल है जिसके ऊपर कनेक्टेड है अगर वही डैमेज हो गया, ये दो में स्प्लिट हो गया, तो जो नेटवर्क है वो आपका फेल हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी बस टोपोलॉजी। फिर इसके बाद आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी, ये फोर्थ टाइप की टोपोलॉजी है। इसमें क्या करते हैं, एक फिजिकल रिंग की फॉर्म में जो नेटवर्क जो स्टेशन हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। हर एक स्टेशन अपने से लेफ्ट आगे वाले और अपने से पीछे वाले दो स्टेशन लेफ्ट और राइट, ये मान लीजिए इसका ये लेफ्ट है इसका ये राइट है, इन दोनों स्टेशन से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के थ्रू कनेक्टेड रहता है और ये क्लोज्ड लूप की तरह एक पूरी फिजिकल रिंग बना देते हैं जिसके थ्रू डेटा जो होता है वो डिवाइसेस के बीच में शेयर होता है। यूनिडायरेक्शनल रिंग होती है, मतलब डेटा एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ऐसा नहीं कभी इधर करेगा कभी इधर करेगा, एक डायरेक्शन में इसमें डेटा ट्रैवल करेगा। अब मान लो यहाँ से डेटा गया तो हर एक डिवाइस ने रिसीव किया डेटा को और यहाँ पर रिपीटर्स लगे होते हैं। रिपीटर क्या करते हैं, इस डेटा की जितनी भी पावर यहाँ तक जाने में कम हुई है ना, इसको बिट बाय बिट पूरा का पूरा डेटा को रीजनरेट कर देते हैं ताकि यहाँ पर जो सिग्नल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी वही सिग्नल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ यहाँ पर बनी रहे। तो बेसिकली क्या होता है ना, इसमें मैक एड्रेसेस यूज होते हैं रिंग टोपोलॉजी यूज करके। तो कोई स्टेशन अगर डेटा भेज रहा है तो वो डेस्टिनेशन का एड्रेस रख के भेजेगा। अब हर एक स्टेशन इसने रिसीव किया उस डेटा को, इसने देखा कि क्या मेरा एड्रेस है, इसने कहा नहीं मेरा एड्रेस नहीं है, तो उसने रीजनरेट करके डेटा को फिर यहाँ भेज दिया। अब ये खोल के देखेगा उस डेटा को तो कंपैरेटिवली सिक्योरिटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी, है ना? सिक्योर नहीं है उतना, सिक्योरिटी के लिए कंसर्न अलग से जरूरत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई कनेक्शन में सिर्फ दो ही, हर एक डिवाइस को बस दो कनेक्शन रिक्वायर्ड है अपने से लेफ्ट और राइट वाले के लिए, है ना? और अच्छा इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि इस रिंग की जो मेंटेनेंस है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है। कुछ ना कुछ रिंग की जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या होता है कि अगर कोई भी डिवाइस मान लो
किसी लिंक पर बहुत देर तक किसी डिवाइस को कोई सिग्नल नहीं मिला, ये स्टेशन है, बहुत देर तक किसी को सिग्नल नहीं मिला, तो ये क्या करती है, ये अलार्म इशू कर देती है एक टाइम के बाद। उससे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल जाता है कि भाई ये जो स्टेशन है ये बहुत देर तक कोई सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब किसी ना किसी लिंक में इसकी प्रॉब्लम है। तो फॉल्ट को आइसोलेट करने के लिए, इस नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए अलार्म वाला सिस्टम भी होता है ना। तो एक बार, और जनरली क्या होता है इसके अंदर ना एक टोकन घूमता रहता है, एक कंट्रोल होता है, कंट्रोल पैकेट जिसे हम टोकन कहते हैं। तो होता क्या है, जैसे वो कहते हैं ना कि वो डिवाइस जिसके पास टोकन होता है वो डेटा को ट्रांसमिट करेगी, तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए पहले डिवाइस को टोकन लेना पड़ता है, और वो टोकन इस पूरी की पूरी रिंग में घूमता रहता है, वन बाय वन सबके पास जाता है। अगर इसके पास कोई डेटा सेंड करने के लिए, टोकन को एब्जॉर्ब करेगी, डेटा को सेंड कर देगी, जब ये डेटा को सेंड कर देगी फिर ये टोकन को रिलीज कर देगी, अब वो टोकन इसे मिल जाएगा। इस तरह वो टोकन कंट्रोल पैकेट की तरह घूमता रहता है, और जिसके पास वो टोकन आता है वो डेटा को ट्रांसमिट कर लेता है। तो ये होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। अब इसको पढ़ लेते हैं। ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विद ओनली द टू डिवाइसेज ऑन ईदर साइड ऑफ इट, दोनों साइड, ठीक है। A signal is passed along the ring in one direction from device to device until it reaches its destination. Each device in the ring incorporates a repeater. When a device receives the signal intended for other device, its repeater regenerates the bits and passes them. ठीक है, ये हो गई आपकी रिंग टोपोलॉजी। एडवांटेजेस क्या हैं? इजी टू इंस्टॉल है, रिकॉन्फ़िगर करना इजी है इसको। हर एक डिवाइस जो है वो सिर्फ इमीडिएट 2 नेबर्स से कनेक्टेड है, सबसे कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है उसको। फॉल्ट आइसोलेशन जो है वो सिंप्लीफाइड है। ये जो मैंने आपको बताया, जनरली एक सिग्नल जो है सर्कुलेट होता रहता है, डिवाइस अलार्म इशू कर देती है, तो नेटवर्क एडमिन जो है वो पहचान लेता है कहाँ पर प्रॉब्लम है। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके? भाई ये है, सबसे पहली बात तो क्या कि ऑल द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच एंड एवरी वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क, जिसमें कि जो स्लोअर हो जाता है, हर एक स्टेशन के पास डेटा आएगा, चाहे वो उसके लिए हो या ना हो, तो डिले जनरेट होता है सबके लिए, है ना। दूसरा, एंटायर नेटवर्क विल बी इम्पैक्टेड इफ वन वर्क स्टेशन शट डाउन। अगर मान लो ये पूरी रिंग है, इसमें अगर यहाँ इस वर्क स्टेशन में प्रॉब्लम आ गई तो पूरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिग्नल यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, है ना, ये दिक्कत है इसमें। अब अगर रिंग में कहीं पर ब्रेक हो गया तो उस केस में क्या होगा, डिसेबल्ड स्टेशन मान लो हो गया या कहीं भी कुछ हुआ, तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डिसेबल हो जाएगा। हालांकि ये जो रिंग टोपोलॉजी होती है, जब फिजिकल रिंग टोपोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसमें कई बार हम डुअल रिंग्स भी लगा लेते हैं, 2 रिंग लगाते हैं, है ना। जैसे एक रिंग, ये तो एक्चुअल रिंग है, एक और रिंग होती है, मान लो ये रिंग इस डायरेक्शन में चल रही है, तो डुअल रिंग की ऑपोजिट डायरेक्शन में डुअल रिंग चल रही होती है। अगर मेन वाली रिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो दूसरी वाली रिंग होती है ना, ये कनेक्ट हो जाती है, और सारा का सारा ट्रांसमिशन इसके ऊपर आ जाता है, ऑक्सिलरी रिंग के ऊपर आ जाता है, और जब ये रिपेयर हो जाती है तो वापस इसी रिंग पर हम रिज्यूम कर लेते हैं। तो डुअल रिंग बेसिकली किस लिए होती है? ये रोबस्टनेस प्रोवाइड करने के लिए होती है कि इमरजेंसी में अगर रिंग खराब हो गई तो फिर दूसरी वाली रिंग के ऊपर पूरा का पूरा ट्रांसमिशन चला जाता है, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट क्या है? मैक्सिमम रिंग लेंथ और नंबर ऑफ डिवाइसेस के ऊपर अभी भी कंस्ट्रेंट है, क्योंकि रिपीटर्स हम यूज कर रहे हैं, कितनी डिवाइस यूज हो सकती हैं, कितने स्टेशंस कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक कॉमन बैकबोन है जिसके ऊपर आप कर रहे हैं काम, ठीक है। ये हुई आपकी मेजर टोपोलॉजीज। उसके बाद ये जनरल आ जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि जब आप एक्चुअली फिजिकल कोई नेटवर्क लेआउट करते हैं तो उस टाइम पर आप मल्टीपल टोपोलॉजीज को कंबाइन करके एक डिजाइन करते हैं नेटवर्क को, तो उसे कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब ये देखो, ये एक नेटवर्क है, छोटा सा एग्जांपल है, इसमें एक हब के थ्रू आपने अलग अलग बस टोपोलॉजीज कनेक्ट कर रखी। ये 3 स्टेशन है, एक बस के थ्रू कनेक्टेड है, ये 3 स्टेशन की अलग बस है, इनकी अलग बस है, और ये जो हब है ये इंडिपेंडेंट बसेस को कनेक्ट कर रही है। तो ये क्या है, किस किस का हाइब्रिड है? ये स्टार टोपोलॉजी, ये तो स्टार टोपोलॉजी हो गई, और ये हो गई आपकी बस टोपोलॉजी। ये स्टार और बस 2 का हाइब्रिड बना रखा है, तो इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसके मेजर टाइप ऑफ टोपोलॉजीज है। अब एक बार देख लेते हैं AKTU में कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी क्या होती है? डिफाइन वेरियस टोपोलॉजीज विद डायग्राम्स। देखिए कंटिन्यूअसली आया है, 23 24 22 23 21 22 17 18 16 17, ये तो मैंने यहाँ तक के पेपर्स कंसल्ट किए हैं, इसके पुराने पेपर्स में भी हर बार ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंस पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट कनेक्शन में डिफरेंस पूछा हुआ था। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं? ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पूरे पूरे जो फुल मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, इस तरह से पूरे पूरे टोपोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और एक बार और मैं बेटा आपको बता देती हूँ, गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन पर CSIT और सारी अलाइड ब्रांचेस में ये आपका सब्जेक्ट चलता है, कंप्यूटर नेटवर्क। इसका कॉम्बो पैक है। जो भी बच्चा ये कोर्स परचेज करना चाहता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहां जाके, या ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप सारी डिटेल्स को पता कर सकते हैं। होली का ऑफर भी चल रहा है इस टाइम, तो वहाँ आपको कुछ कूपन भी इसमें
लग जाएगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। ठीक है बेटा, और आप यहाँ से गूगल प्ले से या फिर एंड्रॉइड से प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, जो भी फ़ोन आप यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।